साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक अनिवार्य और उपयोगी टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक गद्य विधाओं के विकास के क्रम में आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हिंदी आलोचना का विकास। अर्थात आज की कक्षा से हम आलोचना गद्य विधा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब तक हमने गद्य विधाओं के अंतर्गत नाटक, कहानी, निबंध और विस्तृत गद्य विधा, सबसे बड़ी गद्य विधा है उपन्यास, उसके सभी महत्वपूर्ण लेखक, रचनाओं और जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आप यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें आपको सभी क्रमबद्ध रूप से ये क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा चैनल पे एक और प्लेलिस्ट है जिसे मैं अपडेट कर दूंगी, परीक्षा की तैयारी, तो उसे भी आप चेक करते रहें। प्लेलिस्ट का नाम है हिंदी परीक्षा की तैयारी। तो उसमें आपको जो आवश्यक सूचनाएं हैं, अर्थात जो क्लास के अतिरिक्त मैं वीडियो बनाती हूं जिसमें आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देने के प्रयास करती हूं या आपकी परीक्षा से संबंधित कोई जानकारी देती हूं, तो वो आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हिंदी आलोचना का विकास भी हम भारतेंदु युग से प्रारंभ करेंगे। अब तक हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ा कि जितनी भी गद्य विधाओं का प्रारंभ हुआ उनका प्रवर्तन भारतेंदु युग में हुआ, विशेषतः नाटक गद्य विधा का। नाटक बहुत बहुतायत में लिखे गए, तो बहुत बहुतायत संख्या में नाटक भारतेंदु युग में लिखे गए। अब आलोचना में देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक 1983 को माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना 1986 पहली आलोचना है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह की इन पंक्तियों को आप हाईलाइट कर लीजिए, रजिस्टर लेके बैठे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, अगर ये बुक आपके पास है तो निशान लगा लीजिए। दूसरा, बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है। तो दोनों का रचना काल क्या है? 1886। और जो बुक में लिखा हुआ है ये बालकृष्ण भट्ट वाला, ये आपको रामचंद्र शुक्ल की बुक में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही आप अंडरलाइन करेंगे या हाईलाइट करेंगे या निशान लगाएंगे, जो भी है। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। दो प्रश्न हैं। सैद्धांतिक आलोचना सबसे पहले नाटक के माध्यम से भारतेंदु करी, लेकिन व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। आगे देखते हैं। बद्री चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की भी आलोचना की थी। तो ये इन्होंने 1885 में, अर्थात एक साल पहले ही कर दी थी, लेकिन फिर भी बालकृष्ण भट्ट को व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। सन 1886 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादंबनी में आलोचना की। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्र हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। यह है सूत्रपात, जो मिसप्रिंट है यह है सूत्रपात। तो समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक तरह से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। तो ये भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल के जो लेखक हैं, इन्होंने आलोचना गद्य विधा में भी अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करवाई। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आलोचनात्मक कृतियाँ नहीं लिखी, लेकिन प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें से आपके 1 से 2 प्रश्न बन जाएंगे, सारी ही लाइनें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोबारा पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा इसको।
अब द्विवेदी युग में देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। ये तुलनात्मक आलोचना, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, एक हिंदी साहित्य में बिहारी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। बिहारी के जो मुक्तक हैं उनके विषय में कहा भी जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। इस तरह की कई पंक्तियां बिहारी के विषय में प्रसिद्ध हो गईं। लेकिन रीतिकाल में एक अन्य कवि हुए देव। जब उनकी कृतियों का अध्ययन किया गया तो वास्तव में वो बहुत ही साहित्यिक महत्व की कृतियां निकली। लेकिन देव का इतना ज़्यादा महत्व, बिहारी को इतना ज़्यादा महत्व दिया कि देव दब गए। लेकिन बाद में, क्योंकि बिहारी सबसे ही सरल है, मुक्तक है, लेकिन जब देव की रचनाओं का अध्ययन हुआ उसके बाद हिंदी साहित्य में इन आलोचनात्मक ग्रंथों के माध्यम से ही एक प्रश्न उठा, देव बड़े के बिहारी। और इसी विषय को लेकर अनेक लेखकों ने पुस्तकें लिखी। किसी ने देव को अधिक श्रेष्ठ बताया, किसी ने बिहारी को, किसी ने बिहारी पर टीका लिखी, किसी ने देव की कृतियों पर टीका लिखी। तो ये अच्छा खासा विवाद हिंदी साहित्य में उत्पन्न हुआ और ज्यों-ज्यों नए-नए शोध कार्य होते गए यह विवाद और भी गहराता गया। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, इसमें नहीं लिखी है, कहीं आप इसमें ढूंढे कि मैडम कहाँ पढ़ रही हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आगे ये आने वाला है। आधुनिक हिंदी आलोचना में ये पढ़ लिया। सर्वप्रथम 1907 ईस्वी की सरस्वती में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की। सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की और इससे ही तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति ना, भाग्य उसके लिए बहुत काम करता है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जो बिहारी की बहुत सारी चीज़ें, बिहारी के बहुत सारे दोहे, क्योंकि बिहारी हुए हैं रीतिकाल में जाके, ठीक है। और ये जो हैं अमीर खुसरो आदिकाल के कवि खड़ी बोली के, लेकिन अमीर खुसरो के दोहे जो खड़ी बोली में, उन्हीं को ब्रज भाषा में या कहीं ना कहीं उसी अर्थ को लेकर बिहारी के बहुत सारे दोहे बिहारी सत्सई में आपको मिल जाएंगे। भाव वही है। इनफैक्ट ढंग से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि इन दोहों का ही अनुसरण किया गया है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बाहर आईं और अन्य लेखकों को भी महत्व मिला। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया है। तो ये नेट परीक्षा के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि हिंदी नवरत्न में किस कवि का उल्लेख नहीं है। तो नहीं है को तो छोड़ते हैं, जिनका है उनको देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त देव, महाकवि बिहारी लाल त्रिपाठी बंधु भूषण और मतिराम, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास, महाकवि चंद्रवरदाई और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया। देव बड़े के बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक और कृतियां निम्न हैं। ये आपने जो प्रारंभ में नेट परीक्षा के पेपर देखेंगे तो उसमें आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। पद्म सिंह शर्मा की है बिहारी सत्सई तुलनात्मक अध्ययन 1918। कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा देव और बिहारी, इन्होंने देव को बड़ा बताया। इसके अलावा लाला भगवान दीन बिहारी और देव, इन्होंने बिहारी को बड़ा बताया। लाला भगवान दीन ने किसको बताया? बिहारी को बड़ा। और कृष्ण बिहारी मिश्र, इन्होंने किसको बताया? देव को बड़ा। तो ये विवाद चल गया। अब द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ कौन कौन से हैं? ज्वाला स्वरूप का रुद्रपिंगल, प्रताप नारायण सिंह का रस्सु कुमार, जगन्नाथ प्रसाद भानु का काव्य प्रभाकर छंद प्रभाकर, जानकी प्रसाद का काव्य सुधाकर, कवि राज मुरारी दान का जसवंत जसोभूषण, जगन्नाथ दास रत्नाकर का घनाक्षरी नियम रत्नाकर, लाला भगवान दीन का अलंकार मंजूषा और व्यंगार्थ मंजूषा, निशान लगाइएगा इन दोनों पर, सीताराम शास्त्री का साहित्य सिद्धांत,
कन्हैया लाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम रस मंजरी अलंकार मंजरी, अर्जुन दास केडिया का भारती भूषण, अयोध्या सिंह उपाध्याय का रस कलश, ये सर्वाधिक पूछा जाता है, इसको और अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय रस कलश। सुखदेव बिहारी साहित्य पारिजात, बिहारी लाल भट्ट साहित्य सागर, विश्वनाथ प्रसिद्ध काव्यांग कौमुदी और राम दहिन मिश्र काव्य दर्पण। सुखदेव बिहारी का भी लगा लीजिए। तो इनमें से ये आपको याद करने हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पॉप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समलोचनादर्श शीर्षक से किया है। काफी अच्छे विद्वान रहे हैं ये जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक इनकी प्रमुख रचना है। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारिणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। सन 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। 1921 में क्या हुआ? सर्वप्रथम एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी विषय का चुनाव किया गया कि हिंदी से आप एमए कर सकते हो। और जब आपको एमए करनी है तो हिंदी का कोई पाठ्यक्रम भी तो होगा, हिंदी का क्या इतिहास रहा है, ये सब हम शुक्ल की बुक की जो भूमिका है उसमें विस्तृत रूप से समझ आए। तो यहाँ पर उसको नहीं समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। सन 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्ग निर्देशन में पीताम्बर बर्थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। हिंदी में अकेडमिक आलोचना अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं साहित्यालोचन 1922, भाषा विज्ञान 23, हिंदी भाषा का विकास 24, हिंदी भाषा साहित्य 30, रूपक रहस्य 31, भाषा रहस्य 35। तो देख लीजिएगा, पूछ भी सकते हैं। बाकी इसके बाद और बेहतरीन किताबें निकल कर आई। बाकी बाबू श्याम सुंदर दास का स्थान अपने आप में काफ़ी सुदृढ़ है आलोचना के क्षेत्र में, लेकिन इससे बेहतर और पुस्तकें बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह के द्वारा लिखी जा चुकी हैं इन्हीं विषयों पर, तो हल्का सा ये दब गई। हालांकि जो प्रथम बार लिखा जाता है उसका महत्व अपने आप में काफ़ी है। शुक्ल युग में देख लेते हैं। तो भारतेंदु युग आपने समझ लिया अच्छे से कि आलोचना का सूत्रपात यहाँ से हो गया। शुक्ल युग में देखते हैं, आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद निबंध को माना जाता है। आचार्य शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और रस मीमांसा। रस मीमांसा बार बार पूछी जाती है। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। अब आचार्य शुक्ल का अलग से वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, लेखक परिचय, तो उसमें आपको मिल जाएगा। शुक्ल है, 2-4 और इम्पोर्टेंट लेखक उसमें आपको मिल जाएंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनकी समस्त रचनाएं, चाहे निबंध हैं चाहे सब एक जगह उसमें आपको मिल जाएगा, देखिएगा उसको। इसके अलावा आचार्य शुक्ल के जो निबंध हैं उनके निबंध संग्रह कौन सा है? चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं। तो वो भी चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो जो सिलेबस में आपके निबंधों, कविता क्या है हो, श्रद्धा भक्ति उत्साह जो भी हो, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था छोटा सा निबंध है, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा और गद्यांश वगैरह के लिए भी हेल्प हो जाती है। तो वो सब आप वहाँ से देख सकते हैं। पहली बार इस चैनल पे हैं या बहुत दिनों बाद आए हैं तो आपके लिए आवश्यक जानकारी है या सूचना है कि इसी चैनल का एक और भाग है हिंदी बुकशाला, क्रिएट कर दिया है मैंने, जहाँ पर आपको हिंदी की किताबें निशुल्क रूप से सुनने देखने को मिल जाएंगी। नाटक जितने भी हैं आपके प्रमुख, जैसे मोहन राकेश के सभी नाटक उपलब्ध हैं, उपन्यास बहुत सारे उपलब्ध हैं, कहानियाँ उपलब्ध हैं, निबंध उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो भी आपकी प्रमुख चीज़ें हैं वह सब आपको हिंदी बुकशाला पर मिल जाएंगी। आरपीएससी के नए सिलेबस की जो रचनाएं हैं, जैसे लहरों के राजहंस है, खून का टीका उपन्यास है, कहानियाँ हैं, तो
तो जो नए सिलेबस में जो जो निर्धारित किया जाता है वो सब कुछ हम इस एक चैनल पे सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, सब कुछ नहीं पढ़ सकते, इसीलिए इसी का दूसरा भाग है, तो वो बुक्स आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो कृपया करके आप विद्यार्थियों से निवेदन है मेरा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके हिंदी बुकशाला को यूट्यूब पे सर्च करके जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी प्लेलिस्ट से आपके सिलेबस में लगी रचनाओं को आप पढ़ सकते हैं। पेपर होने के बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, फ्री हो जाएं, तो वहाँ से आप कहानियाँ वगैरह निरंतर सुनते रहिए। अध्यापक बनने के बाद भी उस चैनल से आप जुड़े रहें, क्योंकि हिंदी नेटशाला से तो आप एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका कोई काम नहीं रहेगा, लेकिन हिंदी बुकशाला के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अभी तो सिलेबस वाली मैं रचनाएं कर रही हूँ और उसके बाद हिंदी साहित्य का जो बेहतरीन साहित्य है, हिंदी विषय का, हिंदी भाषा का सॉरी, तो वो आपको धीरे धीरे मैं हिंदी बुकशाला पर उपलब्ध करवाती रहूँगी। जो नई किताबें प्रकाशित हो रही हैं उनके रिव्यू, समीक्षा, शॉर्ट स्टोरी, सब कुछ उस चैनल पे धीरे धीरे आएगा। हालांकि अभी मेरा ध्यान सिलेबस पे ज़्यादा है, इसलिए अन्य चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। तो आप हिंदी बुकशाला से सदैव जुड़े रहें, हिंदी के विद्यार्थी या हिंदी के शिक्षक होने के नाते। तो उसको ज़रूर आप चेक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो चैनल पे देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो भाई अगर आप चैनल को देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसका मतलब यह होता है कि YouTube उस वीडियो को आगे बिल्कुल नहीं भेजता। वैसे भी आप जानते हैं कि एक छोटा सा चैनल है, बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान मैदान में हैं, तो उनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों के सामने ये बहुत छोटा सा चैनल है। और मेरा ये बहुत छोटा सा प्रयास है कि आप तक मैं निःशुल्क रूप से बेहतर सामग्री, प्रामाणिक सामग्री इन पुस्तकों के माध्यम से पहुंचा पाऊँ। ठीक है, आपके आग्रह के अनुसार किताबें भी मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ। तो कृपया इतना सा तो आप कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इसके कोई पैसे भी नहीं लगते, आपको जो मैटर मिल रहा है वो निःशुल्क मिल रहा है। प्रैक्टिस सेट, पुराने पेपर, सब कुछ, किताबें, सब कुछ उपलब्ध है, केवल और कोई फीस भी आपसे नहीं ली जा रही है। तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दें। कहना पड़ता है क्योंकि आप लोग नहीं करते। जो विद्यार्थी स्वतः ही कर देते तो कहना नहीं पड़ता, लेकिन YT स्टूडियो चेक करती हूँ तो ऐसे बहुत सारे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो तो देखते हैं, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत से लोग आके देख के चले जा रहे हैं, डेली वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। घंटी का जो निशान आता है उसे दबाएँ और उसमें ऑल ऑप्शन आएगा, पर्सनलाइज ऑल, इस तरीके तो ऑल वाला ऑप्शन दबाएं ताकि डेली नोटिफिकेशन आपके लिए पहुंचे। विशेषतः RPSC राजस्थान वाले और उत्तर प्रदेश वाले विद्यार्थी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। TGT PGT के लिए और नेट परीक्षा के लिए भी ये चैनल है। और आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे आप कॉलेज लेक्चरर कहते हैं, उसका सिलेबस भी दोनों चैनल, हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला, कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आप ही के लिए है। आगे बढ़ते हैं। रस मीमांसा ठीक है, आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और ये जो विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत शुक्ल ने दिया, इसी के आधार पर तुलसी के काव्य को उन्होंने हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान दिया, क्योंकि तुलसी के काव्य में यही विरुद्धों का सामंजस्य मिलता है। और क्या मिलता है? लोक मंगल की कामना मिलती है तुलसी के काव्य में। इसी पर ध्यान केंद्रित किया शुक्ल ने और तुलसी को सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित कर दिया। शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग करते हैं। आनंद की साधना अवस्था या प्रत्यक्ष पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे रामचरितमानस, पद्मावत का उत्तरार्ध, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश आदि प्रबंध का। आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे सूरसागर, कृष्ण कवियों की पदावली, बिहारी सस्सई, रीतिकाल के कवियों के फुटकर श्रृंगारी पद, रास पंचाध्याय इत्यादि वर्णनात्मक काव्य। शुक्ल ने अंग्रेजी की रचनाओं का हिंदी में भी अनुवाद किया है। कौन सा? कल्पना का आनंद, एसेज ऑन इमेजिनेशन, एडिसन लेखक हैं। साहित्य लिटरेचर, जॉन हेनरी न्यूमैन मूल लेखक हैं।
अब जॉन हेनरी न्यूमैन की मूल जो रचना है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, आदर्श जीवन नाम से किया, और हैकल की जो रचना है रिडल ऑफ द यूनिवर्स, उसका विश्व प्रपंच नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है, दोनों पे निशान लगाइएगा। प्रसाद ने, अब प्रसाद भी शुक्ल के युग में ही हुए, तो प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। प्रसाद ने लिखा है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था। तो ये आपको याद करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है इनका निबंध भी, और ये जो लिखा है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, बार बार पूछा हुआ है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। सुमित्रानंद पंत प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी है। पंत के पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, हाईलाइट कर लीजिएगा। पंत की आलोचना है गद्य पद, शिल्प और दर्शन, छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है कविता परिवेश की पुकार है, ये भी नोट करिएगा। निराला की आलोचनात्मक कृतियां हैं रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव और प्रबंध पद। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने कौन से छंद को जातीय छंद कहा है? कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। शुक्ल के अनुवर्ती अनेक आलोचक हैं, कृष्ण शंकर शुक्ल, केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर, विश्वनाथ प्रसाद काव्यांग कौमुदी, बिहारी की बाग विभूति, बिहारी वांगम्य विमर्श, गोसाई तुलसीदास हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। शुक्ल के हैं प्रसाद की नाट्य कला, रामकृष्ण शुक्ल ने लिखा है। ब्रिज रत्नदास ने हिंदी नाट्य साहित्य लिखा है। रामकुमार वर्मा ने कबीर का रहस्यवाद लिखा है। जनार्दन मिश्र ने लिखा है विद्यापति। कृष्णानंद गुप्त ने प्रसाद जी के 2 नाटक अखौरी, गंगा प्रसाद ने पद्माकर की काव्य साधना लिखा। भुवनेश्वर मिश्र ने मीरा की प्रेम साधना लिखा। गिरिजा दत्त शुक्ल ने महाकवि हरिओद लिखा। गुप्त जी की काव्यधारा लिखी। रामनाथ सुमन ने प्रसाद जी की काव्य कला, ये सारे आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए। अब कुछ आलोचक और देखते हैं। जगन्नाथ प्रसाद भानु का है रत्नाकर अलंकार दर्पण, गुलाब राय का है नवरस सिद्धांत और अध्ययन और काव्य के रूप, रमाशंकर शुक्ल रसाल का है अलंकार पीयूष नाट्य दर्पण और आलोचना दर्श। तो रमाशंकर शुक्ल आपको याद करना है इनके तीनों ग्रंथ। किशोरी लाल वाजपेयी का है रस और अलंकार, कन्हैया लाल गुप्त का है चरित्र चित्रण, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी का है विश्व साहित्य और विश्व साहित्य विमर्श, के देख लीजिएगा दूसरा वाला। सेठ गोविंद दास का है नाट्य कला मीमांसा, पुरुषोत्तम दास का है आदर्श और यथार्थ, विनोद शंकर व्यास का मिसप्रिंट है। लक्ष्मी, अब किसी और की बुक में यहाँ पर प्रिंट दिया हो तो ये नाम बताइएगा देख के। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है काव्य में अभिव्यंजनावाद, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है साहित्य शास्त्र और साहित्य आलोचना 1938। इसी के साथ ही शुक्लोत्तर युग, इसकी आलोचनाओं को पढ़ेंगे कल। आज की कक्षा के लिए इतना ही बहुत है। पूर्व की कक्षाएं आप प्लेलिस्ट से चेक करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलती हूँ आगे एक प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।